ओवर कॉन्फिडेंस आदमी को किसी काम का नहीं छोड़ता। आप देख लीजिए क्या हाल हुआ है एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, जहां बीजेपी समर्थक एग्जिट पोल सर्वे नहीं बता पा रहे थे कि बीजेपी जीत पाएगी, लेकिन वहां तो माहौल ही पलट गया। किसके सर फूटेगा यह हार का ठिकरा? क्या सेमीफाइनल में इतनी बुरी हार के बाद भी दोबारा फाइनल खेलने का मौका मिलेगा, या फिर पहले ही मान ले कि 2024 का वर्ल्ड कप भी ऑस्ट्रेलियन टीम की तरह एक तरफा वर्ल्ड कप उठाने वाली टीम की तरह बीजेपी ही उठाएगी, जैसे 2014, 2019 में उठा चुकी है। क्या इंडिया वर्सेस मोदी का मैच टक्कर का होगा, या फिर ये इंडिया भी क्लीन बोल्ड हो जाएगी? सभी ओपोजिशन पार्टी ने मिलकर बेंगलुरु में एक अलायंस बनाया, जिसमें 28 रीजनल पार्टी और नेशनल पार्टी सहमत होकर एक मंच पर आती हैं और लक्ष्य रखती हैं बीजेपी लेड एनडीए को ध्वस्त करने का। लेकिन क्या इनका लीडर राहुल जी, जो स्वयं कांग्रेस में एक मत नहीं बना पा रहा हो, क्या वो सभी दलों को एक स्वर में लाने पर सहमत हो पाएगा? हम अभी स्टेट में इलेक्शंस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। आप राजस्थान में देखिए, जब आपको पता है कि अशोक गहलोत व सचिन पायलट के बीच में कई सालों से टकरार चल रही है और ये बात नेशनल लेवल पर कई बार सामने आ चुकी है, लेकिन फिर भी उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा पा रही। सचिन पायलट का होल्ड ग्राउंड लेवल पर जबरदस्त है, लेकिन फिर भी उसे कांग्रेस का स्टार कैंपेनर नहीं बना रहे, उसको रैली में मेन लीड रोल में नहीं लेके आ रहे। करप्शन को लेकर कांग्रेस सरकार राजस्थान में बार बार घिरी जा रही थी, लेकिन फिर भी कांग्रेस के द्वारा उन्हीं एमएलएज को टिकट दी गई जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेज हैं। सचिन पायलट ने बार बार मना किया कि आप इन एमएलएज को टिकट ना दें, क्योंकि इनके ऊपर करप्शन के चार्जेज हैं और लोग इनसे खफा भी हैं, लेकिन फिर भी उन्हीं को टिकट मिला और रिजल्ट हम सबके सामने है। जब मेन कड़ी, जो कांग्रेस की मेन कड़ी है सचिन पायलट, उसकी ही बात पर ध्यान नहीं दे रहे, तो इलेक्शन का रिजल्ट तो यही होगा। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर भी सरकार पर दबाव था, लेकिन गहलोत जी वेलफेयर स्कीम्स पर लगे हैं। जब बीजेपी उनको इन मुद्दों पर घेर रही है, तो इन पर स्पष्टीकरण देना चाहिए, सामने आना चाहिए कि वो भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर गंभीर है। और बीजेपी के द्वारा बेरोजगारी के मुद्दे को भी इस ढंग से उठाया जाता है जैसे कि उनके आने के बाद तो बेरोजगारी खत्म ही हो जाएगी, जैसे बाकी स्टेट्स में आने पर बेरोजगारी खत्म हो गई। हरियाणा में देखो बेरोजगारी है ही नहीं, उनके अकॉर्डिंग तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि जिस तरीके से वो मुद्दा उठा रहे हैं कि राजस्थान में बेरोजगारी चरम पर है, तो हरियाणा में बेरोजगारी भी चरम पर है, वहाँ पर नहीं। लेकिन ये कैंपेनिंग होती है, ये रैलीज में किस तरीके से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, ये नेता की खास पहचान होती है कि लोगों को विश्वास दिलाने में कामयाब होते हैं और लोग उस पर विश्वास करते भी हैं। कांग्रेस लिबरल पार्टी है और बीजेपी सभी को पता है हार्डकोर हिंदुत्व पार्टी है, लेकिन फिर भी कांग्रेस कास्ट सेंसस पर अड़ी रही, जबकि बीजेपी इस बात को अच्छे से जानती है कि जाति से ज़्यादा धर्म लोगों के अधिक नज़दीक है और लोग धर्म के नाम पर अधिक वोट देंगे। और राजस्थान में जो कन्हैया की किलिंग हुई थी, उसके बाद बीजेपी ने लोगों को यह विश्वास दिलाने में सफल रही कि उनके कार्यकाल में हिंदू अधिक सुरक्षित होंगे और अपनी विचारधारा पर अडिग रहे। बीजेपी ने अपने एकमात्र कैंडिडेट, मुस्लिम कैंडिडेट था जो यूनुस खान, उसको भी जयपुर सीट से टिकट नहीं दिया, जबकि पता था कि उसका होल्ड उस सीट पर बहुत अधिक है और वो सीट पक्का जीतेगा, लेकिन फिर भी बीजेपी ने उसको टिकट नहीं दिया, क्योंकि उनका क्लियर माइंडसेट है अपनी आइडियोलॉजी को लेकर, आइडियोलॉजी को ऊपर रखते हैं बाकी चीज़ों से। जबकि कांग्रेस के जो भी एमएलएज के ऊपर करप्शन के चार्जेस थे, उन्हीं को सीट दे रहे हैं, उन्हीं को तवज्जो दे रहे हैं, तो इसका रिजल्ट तो हमें पता ही था क्या होना है। एमपी में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत हावी था, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान लगभग पिछले 18 सालों से सीएम रह चुके हैं, फिर भी एक तरफा बीजेपी एमपी में आती है, जबकि बीजेपी ने अपना सीएम फेस भी अनाउंस नहीं किया। मामा जी यानी शिवराज सिंह चौहान, जो मामा जी के नाम से फेमस हुए, उनको कैंपेन में मेन लीड रोल में नहीं रखा, बल्कि हाई कमान ने खुद कमान अपने हाथ में संभाली। मोदी जी ने, अमित शाह ने, जेपी नड्डा ने मिलकर जो बाजी लग रहा था कि अब की बार हाथ से जाएगी, उस बाजी को अपने हाथ में कंट्रोल किया। बीजेपी की 3 राज्यों में शानदार जीत के बाद भारत के नक्शे में भगवा कलर ही दिख रहा है। नॉर्थ स्टेट में हिमाचल प्रदेश को छोड़ दें और पंजाब को छोड़ दें, बाकी सभी जगह बीजेपी के सीएम हैं। 12 स्टेट्स बीजेपी के सीएम हैं, जबकि कांग्रेस केवल 3 स्टेट्स तक ही सीमित रह गई है। कांग्रेस के लिए थोड़ा राहत की सांस तो है कि तेलंगाना में कांग्रेस मेजोरिटी में आई, जहां रीजनल पार्टी का दबदबा रहता था, वहां कांग्रेस एस्टैब्लिश हुई, लेकिन हिंदी हार्टलैंड को भी उन्होंने इसकी कीमत पर गंवाया है। वहीं बीजेपी जो तेलंगाना में आधे अधूरे मन से उतरी थी, फिर भी पिछली बार 1 सीट थी और अब की बार 8 सीट जीती और वोट परसेंटेज 2 गुना रहा पिछली बार के कंपैरिजन में।
मतलब यदि बीजेपी पूरे मन से, पूरे फैसले के साथ, अगर तैयारी के साथ तेलंगाना में उतरती तो शायद कांग्रेस के लिए यहाँ भी समस्या हो सकती थी। वहीं इन इलेक्शंस में आप सरकार और हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की जेजेपी पार्टी ने भी डेब्यू करने की कोशिश की, लेकिन वो तो पहले ही बॉल पर क्लीन बोल्ड हो गए, क्योंकि उनको नोटा से भी कम वोट मिले। यदि अगर सीधे शब्दों में बोले तो वो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। अब सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस 2024 के लिए तैयार है? क्या उनका इंडिया अलायंस मोदी लहर के सामने टिक पाएगा? कुछ पॉइंट्स हैं मेरे अकॉर्डिंग जिनसे लगता है कि बीजेपी के सामने शायद ही वो टिक पाए। यदि विपक्ष इन सवालों का तोड़ निकालता है तो वो इनमें भी बेहतर कर सकता है। जैसे सबसे पहला बड़ा सवाल है कि पीएम कौन होगा? बीजेपी की तरफ से क्लियर है कि मोदी जी होंगे, लेकिन क्या इंडिया अलायंस राहुल पर सहमत हो पाएगा? क्या कोई नया तीर तर्क से निकालेंगे? क्योंकि राहुल पर भरोसा शायद सभी विपक्षी पार्टी नहीं दे पाएंगी, क्योंकि जनता का भी विश्वास चाहिए, और जनता आधे से ज़्यादा अगर लोगों से पूछे तो इस बात में कंफ्यूज रहती हैं। यदि वोट हम मोदी को ना दें तो फिर किसे दें? कौन चेहरा होगा विपक्षी दल का? ये सबसे बड़ा सवाल होगा। दूसरा पॉइंट देखें तो कांग्रेस का रणनीतिकार कौन? जैसे सभी को पता है बीजेपी के पास अमित शाह हैं, जो अपनी कूटनीति से किसी को भी अपने पक्ष में कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस का रणनीतिकार कौन? क्या राहुल गांधी, जो खुद बेचारा भूल जाता है कि कहना क्या है, और इस मौके का फायदा बीजेपी अच्छी तरह से उठाती भी है। बीजेपी का आईटी सेल इतनी मजबूती से काम करता है कि राहुल की छवि ही बदल चुकी है। और तीसरा पॉइंट, साइलेंट वोट। बीजेपी सीधा प्रहार करते हैं साइलेंट वोटर्स पर। आप एमपी में अभी देखिए, मामा जी के नाम से फेमस थे शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि लाडली बहन योजना लेके आए जिसमें महिलाओं को 1000 रुपये डायरेक्ट बेनिफिट दे रहे थे। और पूल सर्वे में भी कोई महिला वोटर से नहीं पूछता कि वो उन्होंने किसको वोट दिया। लोग सिर्फ जो मेन स्ट्रीम में लोग होते हैं, जो सामने आते हैं कैमरे के सामने, उनके बेस पर एग्जिट पोल का सर्वे निकालते हैं, लेकिन उनसे कोई नहीं पूछता, और वो सबसे बड़े डिसीजिव फैक्टर है। वहीं बीजेपी डायरेक्ट SC ST और वल्नरेबल सेक्शन को हिट करती है, लेकिन कांग्रेस मुआवजा वाली फीलिंग में रहते हैं। कोई भी बड़ा लीडर लोगों के सामने लोगों से डायरेक्ट नहीं जुड़ता, ऊपर से जो भी कार्यकर्ता काम करते हैं उनके अकॉर्डिंग काम होता, लेकिन कोई भी बड़ा लीडर डायरेक्ट नीचे जाकर लोगों से नहीं जुड़ता। ये भी सबसे बड़ा कारण है कि वो हर पोल में पीछे रहते हैं। और चौथा सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है कि परिवार राजनीति पर हावी है। आप देखिए, कांग्रेस लगातार राहुल गांधी को फ्रंट लाइन कैंपेनर रखती है, जबकि उनकी लीडरशिप में कांग्रेस 65 बार चुनाव हार चुकी है। क्यों? ये नहीं समझा रहा कि जरूरी नहीं कि परिवार का हर सदस्य राजनेता बने। जैसे एक फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन जी हैं, वो सुपरस्टार हैं, लेकिन उनका बेटा अभिषेक बच्चन फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा नहीं कर पाया, अपने पैर नहीं जमा पाया, तो फिल्मी दुनिया से दूर है। लेकिन ये बात सोनिया गांधी जी को क्यों नहीं समझ में आती? जरूरी नहीं कि जैसे उनका पूरा परिवार, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, संजय गांधी हो, राजीव गांधी हो, जो अपनी अमिट छाप छोड़ चुके हैं, उनकी तरह राहुल गांधी भी उस तरीके से अमिट छाप नहीं छोड़ पाएगा। फिर भी उसके पीछे इतने रिसोर्सेज वेस्ट करने का क्या मतलब बनता है? क्यों नहीं किसी दूसरे चेहरे को सामने लेकर आ जाता? और पांचवां बड़ा फैक्टर, हिंदुत्व फैक्टर। बीजेपी खुलकर सामने आ चुकी है कि वो हिंदुओं के हितों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। राम मंदिर के लिए संघर्ष हो, या राजस्थान में जो जीतने वाला कैंडिडेट था यूनुस खान, एकमात्र बीजेपी का कैंडिडेट था जो हर बार जीतता था, उसको भी टिकट नहीं दी, क्योंकि वो खुलकर सामने आ रहे थे कि वो बीजेपी हिंदू के लिए है, और वो किसी भी दूसरे माइनॉरिटी को अपीज करने के लिए किसी भी तरीके का काम नहीं करेगी। और अपनी आइडियोलॉजी जितनी उनकी क्लियर है उतना ही लोगों से उनको समर्थन भी मिल रहा है। लेकिन जबकि बाकी विपक्षी पार्टी करती गया है कि वो मौका देखकर विचारधारा बदल लेती है, और इसका परिणाम तो लोगों के सामने रहता ही है। और छठा बड़ा फैक्टर, लास्ट मिनट पुश स्पिरिट। वो कहते हैं चाहे मैदान कोई भी हो, खेल का हो या चुनाव का हो, जो लास्ट तक टिका रहेगा वो जीत अपने नाम सुनिश्चित कर लेगा। लास्ट मिनट जो फाइटिंग स्पिरिट है, जो बीजेपी के पास है, वो विपक्ष के पास नहीं। अब की बार लगभग क्लियर था कि MP और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ही आएगी, लेकिन हाईकमांड ने लास्ट मिनट तक ऐसी तैयारियों में जुटे रहे, इतनी रैलीज की, लोगों के साथ इतने कनेक्ट हुए कि कार्यकर्ता ने आखिर तक पोलिंग स्टेशन पर मोर्चा संभाले रहा, और रिजल्ट हम सबके सामने है। वहीं कांग्रेस इस वहम में रही कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर MP में बहुत हावी है और सत्ता उनके हाथ में आ ही जाएगी, लेकिन बीजेपी ने इस बाजी को बिल्कुल ही पलट दिया, और बीजेपी ने इस चुनाव को अपने पक्ष में किया। जब पता है कि 5 वर्षों की मेहनत केवल लास्ट टाइम में पुश करने से सफल हो सकती है, क्यों नहीं पुश करे? जैसे तेलंगाना में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा था,
साथ ही बीआरएस ने, जो भी उनके बीआरएस के लीडर थे केसीआर राव, उन्होंने भी इतने एक्टिव तरीके से लोगों से नहीं जुड़े और इस एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को काउंटर करने का भी इतने ब्रॉड लेवल पर काम नहीं किया। और कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे जो रेवनाथ रेड्डी, उसने इस मौके का फायदा बनाया और रीजनल पार्टी के एरिया में भी पहली बार कांग्रेस ने झंडा गाड़ा। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वैसा ही एमपी में भी काम कर रहा था, लेकिन बीजेपी की हाई कमांड ने बिना सीएम फेस के ही मोदी के इर्द गिर्द पूरा इलेक्शन घुमा दिया और एक तरफा जीत दर्ज की। किंतु कांग्रेस के जो कमलनाथ जी थे वो आश्वस्त बैठे हैं कि कांग्रेस तो आ ही जाएगी, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इतना ज़्यादा है कि लोग वैसे ही वोट देंगे कांग्रेस को। लोग थक चुके हैं, कितनी बार शिवराज जी को सीएम देखेंगे, 18 साल हो चुके हैं, तो उनको तो वैसे ही वोट मिल जाएंगे। और लेकिन रिजल्ट हमारे सामने है कि वहाँ पर क्या हुआ सबको पता है। और अंतिम और सबसे बड़ा फैक्टर है इंडिया अलायंस। कांग्रेस ने सभी विपक्षी दलों को एक मंच पर इकट्ठा कर लिया, लेकिन नाम का ही अलायंस है, क्योंकि इसमें गठबंधन वाली कोई बात नहीं है। कांग्रेस को देखें, वो अपने पार्टी के सीनियर लीडर को भी एकजुट नहीं रख पा रही है, चाहे वो राजस्थान में गहलोत और सचिन पायलट के बीच की तकरार हो या एमपी में कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को अब बीजेपी में जा चुके हैं, लेकिन बीजेपी से पहले वो कांग्रेस में ही थे और वो नींव थे एमपी में कांग्रेस की, लेकिन फिर भी वो बीजेपी के पाले में चले गए कांग्रेस की लापरवाही की वजह से। वहीं हरियाणा में भी देखें तो कांग्रेस गुटों में बटी है। एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके बेटे दीपेंद्र हैं, तो दूसरी तरफ रणदीप सिंह सुरजेवाला और एक तरफ कुमारी शैलजा। तो किस तरीके से 28 पार्टियों को एक मंच पर रखेगी जब एक ही पार्टी के लोगों को एक मंच पर नहीं रख पा रही? तो इंडिया अलायंस में कांग्रेस लीडरशिप पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जब स्टेट ही नहीं संभाल पा रही तो देश को कैसे संभालेंगे? टीएमसी लीडर्स ने खुलकर डायरेक्ट सामने आकर कह रहे हैं कि ममता को इंडिया अलायंस में लीड रोल देना चाहिए और ममता मॉडल को सामने रखे। वहीं अखिलेश यादव भी, जो सपा से यूपी से हैं, वो भी कह रहे हैं कि कांग्रेस इस हार से अलायंस की हार नहीं हुई, बल्कि कांग्रेस का अहंकार टूटा है, क्योंकि जब भी सीट बंटवारे की बात होती है तो सहमति नहीं हो पाती। किसको सीट दे, इस बात पर सहमति नहीं बन पाएगी तो अलायंस कैसे सफल होगा? कोऑर्डिनेशन तो सबसे ज़रूरी है। अब कोऑर्डिनेशन करने के लिए सभी की सहमति, सभी को विश्वास में लेना सबसे ज़रूरी होता है। अब पूछें तो कौन है पनौती और किसकी तरफ है ये पनौती? हालांकि भारत वर्ल्ड कप हार चुका है और नरेंद्र मोदी को पनौतिया खिताब भी दे चुके हैं, लेकिन असली मैदान का पनौती कौन है? इसका खिताब का दावेदार सबको पता कौन है, फिर भी दोबारा उसको मौका देंगे या कोई जादू होने वाला है, ये तो समय पर पता ही लग जाएगा। और असली वर्ल्ड कप 2024 के लिए अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। क्या अब की बार भी ऑस्ट्रेलिया की तरह बीजेपी भी अजेय रहेगी या विपक्षी गठबंधन कोई ऐसा काम करेगा कि उनके विजय रथ को रोक पाए? फाइनल्स के लिए वार्म अप का मैच हो चुका है और उस वार्म अप में बीजेपी ने झंडे गाड़े हैं और भारत के नक्शे पर भी भगवा रंग लहराने लगा है। देखें तो अगर भारत के नक्शे में स्टेट्स में पार्टीज का देखें तो कौन सी पार्टी है तो दिखते सबसे ज़्यादा भगवा रंग ही दिखता है, क्योंकि 12 सीएम भगवा रंग के हैं। वहीं अब देखने वाली बात है कि क्या कांग्रेस हाथ की छाँव में कमल के फूल को रोशनी से वंचित कर पाएगी या फिर वो हाथ ही कमल के फूल को सबके सामने लेकर आएंगे? ये समय पर पता चलेगा। जब तक कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशनल चेंज नहीं करेगी, उसको करने के लिए तैयार नहीं होगी, तब तक शायद ही उसका भविष्य निखरेगा। अब भारत की जनता भी समझदार है, केवल आप मुफ्त की रेवड़ियाँ देकर 5 साल के लिए उन्हें चुप नहीं करा सकते। देखते हैं कि इंडिया अलायंस कैसे बीजेपी के विजय रथ को रोकेगा, या फिर वो आपसी लड़ाई के चक्कर में ही बीजेपी के विजय रथ को धक्का लगाकर दोबारा फिर जीत की ओर बढ़ाएगा। देखते हैं किसका होता है मोए मोए। जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। मैं मनीष कुमार।